जय भारत विद्यार्थियों, जो हमने कल के लेक्चर में जो पढ़ा था आज फिजिक्स के अंदर उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स वो क्या होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद इलास्टिसिटी हमने समझा, जो हमारा चैप्टर ही है ये वाला कि इलास्टिक। और इलास्टिक क्या होता है, तो एक मैकेनिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी कोई मैटर की। तो इलास्टिक क्या होता है, उसके बाद आया था इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आया इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आया प्लास्टिक और प्लास्टिक लिमिट। तो हमने यहाँ तक की हमने स्टडी की थी। तो अब हम इधर से थोड़ा आगे जाएंगे। आगे जाने के पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सॉलिड पदार्थ है, वो इलास्टिक होता क्यों है। थोड़ा बहुत इलास्टिक होता है, जो इलास्टिक नहीं है वो प्लास्टिक होगा, जो प्लास्टिक नहीं है वो इलास्टिक होगा। तो उसके ऐसा बिहेवियर होने के पीछे का रीज़न क्या है वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो हम इधर से समझ लेते हैं कि क्या है उसका रीज़न। तो हमारा टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड। तो हम सबको पता है कि हमारा जो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड पदार्थ है वो क्या है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड के। मान लो कि कोई हमारे पास पेंसिल है, जो किन से बनती है, लकड़े के बनती है, लकड़ी की। तो जो कोई जो कोई भी हम सॉरी जो कोई भी हमारा सॉलिड पदार्थ है वो क्या है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल का एक बड़ा सा स्वरूप है। छोटे छोटे पार्टिकल मिला के कोई एक सॉलिड बनता है। और हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं कंपेरिजन टू द लिक्विड और गैस। कि सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से ज़्यादा कंपेरिजन में है। अब अगर मैंने सॉलिड को कोई भी फोर्स देता हूँ, कोई भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन में डालता हूँ, यानी कि मैं उसे फोर्स देता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो सभी पे क्या आएगा, इक्वली फोर्स आएगा। तो वो क्या करेंगे, वो दबेंगे या तो फिर एक्सपांड हो गए। तो उस हिसाब से सभी पार्टिकल क्या है, उसके हिसाब से सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ एकदम व्यवस्थित रीत से जुड़े हुए हैं सॉलिड के अंदर। तो उसके अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ओर जा सकता है। उसके दो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, उसकी वजह से एक एनर्जी है जो दूसरे को एनर्जी पास कर सकती है। और उसके लिए जो भी इलास्टिक पदार्थ है वो हमारे सॉलिड है, जो कोई भी वो इलास्टिक है या तो फिर प्लास्टिक है। तो हम देखते हैं, वी नो दैट इन अ सॉलिड each atom or a molecule is the surrounding by the neighboring atom or the molecule। यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है सॉलिड का, उसके आसपास बहुत सारे उसके नेबर वाले मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा। These are bonding together by the interatomic or intermolecular force and stay in a stable equilibrium position। अब उसके अंदर आया इंटरमोलेक्यूल और इंटरएटॉमिक, जो हम पिछले साल केमिस्ट्री के अंदर सीख गए बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हम फिनिश कर दिया। उसके अंदर आता है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे बॉन्ड आता है। अभी फिजिक्स के दौर पे हम समझ लेते हैं कि जो एक एटम है सॉलिड का, वो आसपास के सभी एटम के साथ कोई एक खींचा होगा एक दूसरे के साथ, उसे कहते हैं बॉन्डिंग। और उनसे क्या होता है, सब जुड़े रहते हैं। मान लो जैसे हमारा सौर मंडल है, हमारा सूर्य है, तो वो क्या करता है, और सभी ग्रहों हमारे जो है वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे पे आधारित होके अपनी अपनी जगह पर वो जो भ्रमण है घूमते हैं, वो घूमते हैं एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ऐसे ही हम सॉलिड के अंदर ले लें, तो एक सॉलिड है, उसके आसपास एक सॉलिड पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसके आसपास बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल हो गए। मान लो, देख लो, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है, तो उसके साथ उसके पास में एक दो तीन और ये सामने वाला चार, जैसे बहुत सारे उसके नेबरिंग पार्टिकल्स हो गए, और वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं।
और फिर वो रहता है स्टेबल। When a solid is deformed, the atom and molecular are displaced from their equilibrium position, causing the change in the intramolecular और intraatomic distance। अब जब उसके ऊपर कोई फोर्स आता है, मीन्स के उसका डिफॉर्मेशन होता है, तो वो उसके अंदर का जो इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग है उसमें थोड़ा खलेल आ जाता है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। जब हम उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो उसके हिसाब से वो क्या होते हैं, उसका जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत हिल जाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे सौर मंडल में अगर कोई एक प्लेनेट हटा दीजिए, मान लो कि हम जुपिटर को हटा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है ना वो पूरा हिल जाएगा। पूरा अभी जैसे व्यवस्थित है वैसा नहीं रहेगा, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमने उसमें क्या किया, उसके बॉन्डिंग के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस डाली उसकी वजह से। तो हम जब भी कोई पदार्थ को डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं तो क्या करते हैं कि उसका अंदर कोई डिस्टर्बेंस डालते हैं। तो डिस्टर्बेंस हुआ उसके अंदर, तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, मीन्स के थोड़ा बहुत ऐसे अवसर हिल जाता है। When the deforming force is removed, the interatomic force tend to drive then back to their original position। फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम फोर्स देते हैं तब वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी पदार्थ है ब्रह्मांड के अंदर, कोई भी मैटर है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहने की टेंडेंसी रखती है। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबल पोजीशन, तो क्या होता है कि जैसे हमने उस पे से जो डिफॉर्मेशन फोर्स है वो हटा दिया, तो वो क्या करेगा, जो मोलेक्युलर है वो फिर से अपनी पोजीशन पर आके स्टेबल होने का, इक्विलिब्रियम होने का ट्राई करेगा। Thus the body regain its original shape and size। और वो जैसे पहले था वैसे होने की ट्राई करेगा, यानी कि जब वो पहले जो पोजीशन पे था वो पोजीशन उसकी वापस ले लेगा। सभी एटम ऐसा करेंगे तो फिर से वो अपना जो पूरे का पूरा हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। The restoring mechanism can be visualized by the taking a model of the spring ball system shown in the figure। उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग, यानी कि जब हमने फोर्स डाला तब उसके अंदर बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस आया, वो डिस्टर्बेंस के अंदर हमारा मॉलिक्यूल है उसमें थोड़ा क्या हुआ, उसके स्थान में थोड़ा सा बदलाव हुआ, यहाँ तक की प्रोसेस हमने की। और न्यूटन का थर्ड नियम भी ऐसा ही कहता है कि हम अगर किसी को धक्का लगाते हैं तो अपोजिट साइड हमें भी धक्का लगता है। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो है हमारा न्यूटन का नियम। तो हमने क्या किया, पदार्थ पे, ऑब्जेक्ट पे, मॉलिक्यूल पे उसको दबाया, यानी कि वो क्या करेगा, सामने से रिएक्शन देगा ही ना, न्यूटन का नियम है तो वो सामने से रिएक्शन देगा, उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग मैकेनिज्म। समझ रहे हो ना आप? तो वो जो रिस्टोरिंग मैकेनिज्म है वो हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो फिगर में एक स्प्रिंग वाला ऑब्जेक्ट दिखा है ना, वैसे समझेंगे। मान लो कि ये हमारा कोई एटम है, कोई एक हमारा मॉलिक्यूल है, वो सराउंडिंग एटम के साथ एक दूसरे के साथ इंटरमोलिक्यूल और इंटर एटॉमिक फोर्स यानी कि कोई बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो हम उस बॉन्डिंग को इधर स्प्रिंग जैसा दिखाते हैं समझने के लिए। रियली में वहां पे कोई स्प्रिंग होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, हाँ तो है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, सिर्फ फील होता है। जैसे ही इधर कोई बॉन्डिंग है वो दिखेगा नहीं, लेकिन समझने के वास्ते हमने वहां पे एक स्प्रिंग के उदाहरण से हम समझ रहे हैं। तो मान लो कि ये कोई हमारा एटम है, बीच वाला हमारा एटम है, वो पास के है 4 एटम, ये 5वां एटम उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स डालेंगे। मान लो कि इधर से मैंने उसे दबाया दोनों साइड से, तो क्या होगा कि
ए वाला जो एटम है हमारा, उसके ऊपर मैंने फोर्स डाला, तो ए जो उसका बॉन्डिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, और वो क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से इधर उधर आने, थोड़ा दूर या पास वैसे इधर उधर जाने लगेगा। वो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। लेकिन यानी कि अभी हम क्या मानते हैं कि इधर का जो स्प्रिंग है वो दब गया, लेकिन जब हमने फोर्स रिमूव किया, तो स्प्रिंग है हमारी, वो क्या बोलेगी कि मुझे को भाई अपने घर वापस जाना है, यानी कि मैं पहले जैसी थी वैसे मुझे होना है। हमने कल के लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो वो खींच जाएगी, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देंगे तो वो खींची की खींची नहीं रहेगी, वो वापस से अपने पोजीशन में चली जाएगी। तो ए वाली भी स्प्रिंग हमको बोलती है कि भाई आपने मुझे दबाया तो मैं दब गई, लेकिन अब आप चले गए तो मुझे भी अपने ओरिजिनल शेप में जाना है, तो वो चली जाएगी स्प्रिंग, तो फिर से ऐसा बन जाएगा पहले जैसा था वैसा। तो वो होगी हमारी रिस्टोरिंग प्रोसेस, और वो रिस्टोरिंग प्रोसेस तो पहले जितना हमारा शेप था वो फिर से आ जाएगा। मान लो कि ए कोई एटम है, वो ऐसा अपना पोजीशन वापस ले लेगा, दूसरा एटम ले लेगा, सभी एटम पहले जो पोजीशन में थे वो वापस आ गए, तो वो हो गया हमारा इलास्टिक मटेरियल। तो हमने इस पे डिफॉर्म किया, डिफॉर्म हुआ, बाद में डिफॉर्मेशन हटा दिया, मीन्स को फोर्स हटा दिया, तो ओरिजिनल पोजीशन में जैसे था वैसे आ गया। तो ऐसा होता है इलास्टिक पोजीशन में। तो अगर आपको कोई पूछे कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड आप लिखो, तो आप ये सब लिख के ये हमको फिगर ड्रॉ करनी रहेगी, ठीक है। और ए वाला मॉडल किसने दिया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था, जो हम आगे उसका लॉ पढ़ेंगे। उसने सबसे पहले स्प्रिंग मॉडल के साथ हमको अंडरस्टैंडिंग करवाई थी कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। समझ गए आप? नोट करने की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत समझदार बच्चे हो, आपको याद रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अब हम उनसे आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं अपनी पीपीटी की ओर। तो प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी और उसके एग्जाम्पल तक हमने जो कर लिया था। अब आता है मेन टॉपिक, यानी कि स्ट्रेस। ये जो सभी टॉपिक है वो हम इलास्टिसिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें नया नया जो कोई भी नाम आता है हम उसे भी साथ में समझते चलते हैं। तो अब हमारे पास एक नया नाम आया, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि क्या, हम उसे कह सकते हैं गुजराती और हिंदी के अंदर तनाव। अब आप समझ लो, टेंशन और स्ट्रेस दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। मैंने आपको बोल दिया अभी कि चलो आपको कल तक मुझे कोई भी चीज़ के, कोई भी न्यूज़पेपर के मुझे 40 पेज लिख के देना है, और जो देगा उसको ही मैं पास करूँगा। चलो मैंने ऐसा बोल दिया, तो आप सब लोगों को क्या होगा, स्ट्रेस आ जाएगा। अरे सर ने ये क्या बोल दिया, कैसे करेंगे, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँगा। तो आपको क्या स्ट्रेस फील होगा, तनाव फील होगा। तो जो तनाव हमको भी फील हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को भी होगा तनाव। कैसे, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को दबाया, उस पर दबान डाला, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होना यानी कि उसके ऊपर स्ट्रेस आया तो ही वो डिफॉर्म होगा। और जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, जैसे स्ट्रेस मनुष्य को क्या करता है, उसको डुबा देता है। कोई मनुष्य अगर पूरे दिन, पूरे साल, पूरी जिंदगी स्ट्रेस में रहे तो वो क्या होता है, पागल हो जाता है। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम स्ट्रेस डालेंगे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, तनाव उत्पन्न होता है। तो हमें वो स्ट्रेस क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर वो समझना है। तो यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर अ यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्मड बॉडी
इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। क्या है? सबसे पहले तो आया रिस्टोरिंग फोर्स, जो मैंने आपको अभी बताया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स आया किसकी वजह से, क्यों आया रिस्टोरिंग फोर्स? तो भाई हमको पता है कि हम भी कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मिंग करते हैं, बाहर से कोई फोर्स डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो फोर्स के सामने अपना कोई फोर्स निकालता है कि जो हम उसे फोर्स दे रहे हैं उसे वो सहन कर सके। यानी कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से हमने किसी को धक्का लगाया तो वो धक्का हमको भी उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें भी लगता है। उसे क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग एक्शन और रिएक्शन, वो तो आपको पता है ना कि जो कोई एक्शन के सामने जो आता है उसे हम रिएक्शन कहते हैं। वैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स के सामने जो फोर्स उत्पन्न होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के सामने रक्षण के लिए, उसको सहन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से जो फोर्स डालता है उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब स्ट्रेस क्या है? तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो आपको समझ गया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? तो प्रेशर है कि कोई भी बॉडी है हमारी, उसको हम परपेंडिकुलर फोर्स डालते हैं। और कहाँ से फोर्स डालते हैं? बाहर से डालते हैं। बाहर से यानी कि हमने फोर्स डाला, ऑब्जेक्ट ने अपने आप रिस्टोर नहीं किया है। ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं बाहर देता है, हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाला। और कौन सी डायरेक्शन में? तो उसके एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होता है प्रेशर। और स्ट्रेस क्या होता है? हम एक हिसाब से मान ले तो स्ट्रेस है वो प्रेशर का अपोजिट है। इसके प्रेशर हमने बाहर से लगाया तो स्ट्रेस है वो ऑब्जेक्ट है अंदर से आया। समझ रहे हो आप? हम जैसे बॉल बैट रमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने बैट से बॉल को सिक्सर लगाया तो बॉल जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से दूर जाएगा और आपके हाथ में वो फीलिंग होगा, थड़का लगेगा, कोई कंपन आएगी आपके हाथ में। तो वो क्या होता है कि बैट ने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला कि जो कोई हम सामने से फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट, उसको सहन करने के वास्ते उसने दूसरा फोर्स लगाया, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्मेंट बॉडी इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। क्लियर है यहाँ तक का? अब स्ट्रेस क्या है? तो फोर्स पर एरिया। प्रेशर क्या है? फोर्स पर एरिया। पर प्रेशर में क्या आता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया। और स्ट्रेस में क्या आता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। समझ रहे हो दोनों में क्या अंतर है? दोनों का यूनिट भी सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन मैकेनिज्म कुछ अलग है स्ट्रेस की। अब हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स हम न्यूटन आता है, किलो न्यूटन आता है। और एरिया का यूनिट क्या है? तो एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी यूज करते हैं, फीट स्क्वायर में भी यूज करते हैं। यानी कि ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हम प्रेशर का भी यूनिट है ना, तो दोनों का यूनिट क्या हुआ? सेम हुआ। और प्रेशर का यूनिट को हम पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर किसने खोजा था? तो पास्कल नाम का कोई साइंटिस्ट था उसने। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। तो स्ट्रेस का यूनिट भी हम पास्कल ले सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और स्ट्रेस इज द टेंसर क्वांटिटी। टेंसर यानी कि क्या है कि वो डायरेक्शन पे भी इफेक्ट करता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आए ना, उस हिसाब से वो एक में डायरेक्शन आता है, एक में सिर्फ वैल्यू आता है। तो स्ट्रेस के अंदर डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। समझ रहे हो स्ट्रेस क्या है वो? तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, पहला है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। If the deformation force is applied normal to the area, then the stress is called a normal stress. If there is an increase in length, then stress is called a tensile stress, and if there is a decrease in the length, that is called a compression stress. चलो ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। पहले तो मैं सब बंद कर देता हूँ, मुझे नोटपैड खोलना होगा को समझाने के लिए। चलो कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लूँ। ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा एक मिनट और हो। चलो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों दोहरा, क्योंकि आपको समझने के लिए आसानी हो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो है हमारा, तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो चलो हम लगा देते हैं फोर्स। तो हम फोर्स दो तरह से लगा सकते हैं। एक वाला फोर्स हमने ऐसे लगाया दोनों की ओर से, यानी कि हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या किया, दबाया। तो दबाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारा ऐसा बन जाएगा, यानी कि उसकी लेंथ में कटौती होगी और उसकी विड्थ में बढ़ोतरी होगी। ये तो आप जानते ही हो कि अगर मैंने कोई लंबी स्केल है उसे दबाया तो वो क्या होगा, कि उसका लेंथ कम होगा लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। और अगर यही है, यही फोर्स मैं क्या लगाता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, यानी कि मैं इसे खींचता हूँ, तो क्या होगा कि लेंथ है वो इंक्रीज होगी और जो उसकी विड्थ है वो कम होगी। समझ रहे हो आप? तो फिर से मैं आपको दिखा दूं। है हमारा ओरिजिनल जो है वो पहले ऐसा था, फिर मैंने उसे ए वाला फोर्स दिया, तो उनसे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर मैंने उसे नीचे वाला फोर्स दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो आप? तो क्या हुआ, हमने एक बार ऐसा फोर्स लगाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इससे क्या हुआ, हमारी लेंथ कम हुई, तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेस किया हमने, दबाया, और इसे हमने क्या किया, लंबाई किया, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। समझ में आया? फोर्स का दो टाइप होता है, एक तो कंप्रेसर और दूसरा आता है टेंशन। टेंशन फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसे टेंशन स्ट्रेस भी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो कोई भी चीज़ है वो लंबी होती है, उसकी लेंथ में ओरिजिनल से लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो कॉम्प्रेसिव है उसमें क्या होती है कि हमारी लेंथ जो है वो कम होती है। समझ रहे हो यहाँ तक आप? तो चलो हम यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, आप समझ रहे हो क्या हुआ? तो उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल यानी दूसरा क्या होता है, कहाँ पे गया हमारा बुक? नॉर्मल यानी कि हमारी जो है सरफेस है उनसे कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसमें दो आता है, कंप्रेसिव और टेंशन। अब आता है हमारा टेंजेंशियल। टेंजेंट यानी कि क्या, तो मैं चलो आपको वो भी बता देता हूँ। यस, इधर इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर से हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले हमने क्या लगाया, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसा होता है कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल।
लेकिन इस बार मैंने ऐसा फोर्स नहीं लगाया। इस बार मैं क्या करूँगा, फोर्स यहाँ लगाऊंगा, उसकी सरफेस के पैरेलल एक वाला फोर्स इधर लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, टेंजेंशियल में ऐसा डिफॉर्मेशन आएगा। और अगर मैंने ऐसा फोर्स लगाया इस टाइप, तो उनसे क्या होगा, ऐसा बनेगा हमारा, सॉरी, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। तो ए क्या है, जो हमारी सरफेस है उसको हम कैसे फोर्स लगा रखे हैं, पैरेलल, और पैरेलल भी किस हिसाब से, टेंजेंट के हिसाब से। टेंजेंट यानी कि क्या, मान लो कि ये कोई सरफेस है तो उसका कोई एक पॉइंट पे टच होना, उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो होता है उसे हम टेंजेंटियल स्ट्रेस कहते हैं, और उसको ही हम सॉरी और इसको भी हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं शियर स्ट्रेस। यानी कि हमारे पास स्ट्रेस के पहले दो आया, नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल में दो, कंप्रेसर और टेंशन, और दूसरा टेंजेंशियल में आया शियर फोर्स, सॉरी, हम उसे टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने पढ़ा स्ट्रेस। हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रेन, जो स्ट्रेस का एक भाई है। दो, जहाँ पे स्ट्रेस आता है वहाँ पे स्ट्रेन आता है, जहाँ पे स्ट्रेन आता है वहाँ पे स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस क्या होता है वो मालूम पड़ गया। तो चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, तो हम क्वेश्चन पढ़ लें। एक कल आपने किया था, तो आज हम क्या करेंगे, डिफाइन द वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, बुक्स लो तो अभी नहीं हुआ है, तो हम आज दूसरा क्या करेंगे स्ट्रेस के साथ। what do you mean by compression and tension? ठीक है, और दो ही रखते हैं आज, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके दो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन, जो आपको क्या करने हैं, असाइनमेंट सबमिट करके खुद की अटेंडेंस करवा लेनी है। और आपको कहीं पे भी पूरे लेक्चर में कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे रेड एंड वाइट एप्लीकेशन थ्रू के ज़रिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको मैसेज पढ़ूँ और उसका मैं रिप्लाई दूँ, और नहीं भी रिप्लाई मैं दे सकता हूँ तो जब भी मैं फ्री पढ़ूँगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के रिलेटेड ही, दूसरा कोई मैनेजमेंट का कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे मत पूछेगा, वो हमारे जो मैनेजमेंट टीम है आप उससे बात करेगा। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूँ उसमें आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है उसका असाइनमेंट में फटाफट से आंसर दे दो और आप अपनी अटेंडेंस करवा लो। क्लियर है? जय भारत। क्वेश्चन है, फटाफट से अटेंडेंस करवा लीजिएगा। तो मित्रों, आज के जो हमने लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में जो पढ़ा है, तो वो स्ट्रेस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसा होता है। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो F/A है, फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर बाद में आता है स्ट्रेन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो और एक बात ये भी रही, ये आपका IMP क्वेश्चन है, बेसिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड। अगर आपको एग्ज़ाम में ये आया क्वेश्चन तो आप उसे पढ़ सकते हो, इलास्टिक बिहेवियर स्प्रिंग वाला। अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ये जो PDF है मेरे पास जो भी, उसमें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक मैं आपको इसमें से पढ़ाता रहूँगा। और किसी को भी इस
अगर PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में के लिए आसानी रहेगी। ठीक है।